सारी सरकार, सारे मंत्रियों ने अपनी अपनी जो उनका लाव लश्कर है वो हटा दिया है। सरकारी तंत्र की 70 से 80% गाड़ियां हटा दी गई हैं। यानी कि खुद सरकारें, खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने तेल के खपत में 70 से 80% तक कटौती करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जाकर के जो बूथ कैप्चरिंग करते थे, लूट करते थे, वो ये नहीं कर पा रहे हैं। वो करने के लिए इनको ईवीएम हटा करके बैलेट चाहिए। समाजवादी की जगह इसका नाम ही है नमाजवादी पार्टी। यह निश्चित रूप से सिर्फ मुस्लिमों के तुष्टीकरण के लिए कार्य करने की इनकी आदत है। सोनार जिनका व्यापार प्रभावित हो रहा है वो रो के कह रहे हैं कि हाँ मेरा व्यापार प्रभावित हो रहा है, लेकिन राष्ट्र हित में हम कुछ भी कर लेंगे पर राष्ट्र हित में पीछे नहीं रहेंगे। नमस्कार, मैं सागर कसेरा और आप देख रहे हैं द न्यूज पेपर। आज मैं मौजूद हूं वरिष्ठ भाजपा नेता और अध्यक्ष हिंदू संघर्ष समिति के चंद्रशेखर पांडे जी के वहाँ, और इनसे कुछ खास मुद्दे पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। और आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं भाटी जी, उनका एक बयान जो है इस समय उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारत में हलचल पैदा करके रखा है। और ख़ास करके जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनमें काफ़ी नाराज़गी है उनके बयान को लेकर। वो बयान इतना गंदा और इतना घटिया है कि नाराजगी की तो बात छोड़ दिए, भारत का संविधान की मजबूरी है, वन्यथा यहाँ का ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश को उनको जूतों से पीटते हुए सपा कार्यालय के बाहर टांग देना चाहिए। इतना गंदा, घटिया, निंदनीय बयान है। ये बयान साबित करता है कि ना ही सिर्फ भाटी जी बल्कि स्वयं अखिलेश यादव, पूरी समाजवादी पार्टी की मति भ्रष्ट हो गई है। 27 के चुनाव में वो शून्य पे होने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता से उन्होंने दुश्मनी ले ली है। ब्राह्मण अगुआ है, ब्राह्मण दिशा देने वाला है समाज को, वोकल कौम है, और उस कौम को, उस बिरादरी को, उस जाति को, उस समाज को आप इतना अपमानित कर रहे हैं। ऐसे गंदे और घटिया लोगों को जनता सबक सिखाने के लिए, ब्राह्मण समाज जो सबक सिखाने के लिए तत्पर है, वो इंतजार कर रहा है चुनाव का कि चुनाव आए तो उनको सबक सिखाया जाएगा। क्या लगता है कि क्या मंशा है कि 2027 का विधानसभा चुनाव है और रह रहे कि एक ऐसे विवादित बयान देना कितना उचित है और कितना अनुचित है, खास करके समाजवादी पार्टी के लिए भी? देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए कोई नया नहीं है। समाजवादी पार्टी एक बिगड़ा हुआ नाम है। समाजवादी की जगह इसका नाम ही है नमाजवादी पार्टी। यह निश्चित रूप से सिर्फ मुस्लिमों के तुष्टीकरण के लिए कार्य करने की इनकी आदत है। ब्राह्मण समाज पे कभी एक गंदा बयान देंगे, कभी सनातन के खिलाफ देंगे, कभी हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम के खिलाफ देंगे, कभी शंकर भगवान के खिलाफ देंगे। और ये इनके पार्टी के सारे नेता, प्रवक्ता ये स्वयं बयान देते हैं और उन बयानों का समर्थन करते हैं, बढ़ावा देते हैं। ये सारी चीजें खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के कहने पे होती हैं, उनकी इच्छा से होती हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए होती हैं। यह सदैव से इनकी आदत है। इनके यहां परमानेंट, अस्थायी रूप से कभी स्वामी प्रसाद मौर्य रहेंगे, कभी भाटी रहेंगे, कभी कोई न कोई व्यक्ति सनातन, भारत की अस्मिता, ब्राह्मण समाज और सारी हिंदू समाज के खिलाफ नफरत उगलने का काम करता है। इनको लगता है कि मुस्लिम समाज का वोट लेके ही ये बन पाएंगे, तो ये चुनाव 27 में बंगाल और बिहार जैसा उत्तर प्रदेश के भी हिंदुओं ने ठान के लिया है कि अब 100% हिंदू एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा और केवल मुस्लिमों के वोट के दम पे 0 सीट पाने जा रहे हैं। अभी से घोषणा जान लीजिए। सवाल तो ये भी है कि अगर आप कह रहे हैं कि आने वाले समय में 2027 विधानसभा चुनाव में सपा 0 सीट पाने वाली है, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर वो कहेंगे कि ईवीएम हैक हो गया है। देखिए, ऐसा होता है कि हम लोग क्या है, कहावत कही जाती है कि नाचे न आवे आंगन टेढ़ा। तो ये आंगन टेढ़ा की बात बहुत दिन नहीं चल सकती है, बहुत हो चुका है। अब तो ईवीएम का नाम लेने पर भी जनता इनको गाली देती है कि कुछ तो शर्म करो। अरे ईवीएम हैक नहीं हो रहा है। इन लोगों ने अपने गंदे बयान से भारत की अस्मिता, सनातन धर्म की अस्मिता और जनता के साथ यह जो बदतमीजी कर रहे हैं, और भारतीय उसके यानी इन लोगों की बदतमीजी
बदतमीजी और भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय योगी जी की जो एक विकास और कानून व्यवस्था के मॉडल का उचित और सकारात्मक प्रभाव है, ये दोनों प्रभाव एक साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार को प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहा है और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को शून्य पे समेटने जा रहा है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि जब हम आ जाएंगे सत्ता में तो हम ये ईवीएम को उखाड़ फेंकेंगे, ईवीएम की सिस्टम ही को खत्म कर देंगे। देखिए ऐसा है कि ये लोगों का जब इनका जन्म हुआ था तो ये गुंडे थे, इनका जन्म ही केवल उखाड़ने के लिए, चुनाव में डाका डालने के लिए, फर्जी वोटिंग के लिए इन लोगों का जन्म हुआ था। इन्होंने पूरी राजनीति गुंडई, दबंगई, वोट लूट से लेकर के उन्हीं सब पे किया है। इनके साथ ईवीएम से समस्या ये नहीं है कि एक तो इनको जनता वोट नहीं दे रही है, लेकिन की समस्या कि पहले लूट लेते थे, ये जाकर के जो बूथ कैप्चरिंग करते थे, लूट करते थे, वो ये नहीं कर पा रहे। वो करने के लिए इनको ईवीएम हटा करके बैलेट चाहिए। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता, भारत की जनता बहुत आगे जा चुकी है। अब गुंडा राज चंबल का समाप्त हो चुका है। ये छोटी सी बात अखिलेश यादव के दिमाग में नहीं घुस रही है कि अब समय बदल चुका है, ईवीएम अपरिहार्य है और अगर किसी माई के लाल में दम है तो चुनाव आयोग बार बार घोषणा करता है कि आके ईवीएम को हैक करके एक बार दिखा दो, अपने आप ईवीएम हट जाएगी। अगर सचमुच में दम है तो आप चुनाव आयोग का बार बार का चैलेंज स्वीकार करिए, वहां साबित करिए, और नहीं साबित कर सकते तो माफी मांगिए और इस तरह की ओछी राजनीति बंद करिए, क्योंकि इससे जनमत का अपमान होता है। अखिलेश यादव जी के दिमाग में यह बात जानी चाहिए कि जब आप ईवीएम के नाम पे जनमत का अपमान करते हैं तो वो जनता को ठेस पहुंचता है, लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा घातक है ये, और इसका जवाब फिर से जनता वोट के मार्फत लगातार जैसे दे रही है वैसे इनको भी देगी। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अजिंदर सिंह लोधी, उनका एक बयान आया है। उस बयान पे आज पूरे यूपी में विरोध हो रहा है, अपने लखनऊ में भी आज विरोध हो रहा था। प्रधानमंत्री के लिए इतना अपमानजनक शब्द उन्होंने कहा है। क्या लगता है कि ये समाजवादी पार्टी जो कहते हैं कि हम समाजवाद की बात करते हैं, एक भारत के प्रधानमंत्री जो 125 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या उनको ये लोग इतने आसानी से कुछ भी बोल देते हैं? दरअसल समाजवादी पार्टी के ना राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के अंतिम कार्यकर्ता तक किसी को समाजवाद का अर्थ नहीं मालूम, साम्यवाद का अर्थ नहीं मालूम, पढ़ना लिखना है नहीं, केवल गुंडई, बदतमीजी, बकवास के अलावा और उनके नेताओं को कुछ आता नहीं है। इसी क्रम में यह जो अजेंद्र हैं, अजेंद्र ही नहीं पूरी की पूरी सपा के जितने भी लोग हैं सब के सब बदतमीज हैं और वह हमारे इस भारत के गौरव, हमारे भारत के गौरव और राष्ट्र के सबसे यशस्वी नेता, जनप्रिय, लोकप्रिय आदरणीय मोदी जी के खिलाफ जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है उसके लिए उन्हें क्षमा मांगना चाहिए। मुकदमा दर्ज हो चुकी है, वो जेल जाएंगे, उन्हें इसकी दंडात्मक लेगी। एक तो प्रत्यक्ष रूप से कानून दंड देगा और उसके बाद उनके समाजवादी पार्टी को शून्य पे ला करके उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देने जा रही है। जैसा कि ये मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा था, प्रधानमंत्री ने सबसे अपील किया है कि कम से कम ईंधन का उपयोग करें, कम से कम जो पर्सनल चीज़ें हैं, 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, ऐसी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का कम से कम, मतलब जिससे जहां ईंधन खत्म होता है वहां कम उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। इसी को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया था। अभी प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद से भी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस तमाम विरोध कर रही है। वो कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के इतिहास में सबसे फेलियर प्रधानमंत्री हैं। देखिए मुझे लगता है कि किसी भी राजनेता का जो सही मूल्यांकन है वो जनता करती है, ना कि विपक्ष करता है। और ऊपर से विशेष तौर से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के कम अक्ल के लोगों के तो बिल्कुल भी ये बस की बात नहीं है। पूरे आज़ादी के बाद से लेकर के 7 से 8 दशकों के बीच में ऐतिहासिक रूप से अगर कोई विकास पुरुष निकल के निकला है, राष्ट्रवादी विकास पुरुष, कोई एक नेता का नाम है नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने जो जो कार्यकाल कर दिया, धारा 370 हटाने से लेकर के, राम मंदिर से लेकर के, 3 तलाक से लेकर के, मेक इन इंडिया से लेकर के, और जिस तरीके से पूरे विश्व में और हर जगह
कार्य किया है, यह जो कार्यकाल भारत की आजादी के बाद से 7 से 8 दशक बीत चुके हैं वो, और आने वाली सदियों तक उनके कार्य को भारत की जनता तहे दिल से याद करती रहेगी, नमन करती रहेगी। इतने बड़े वो नेता हैं। और बची बात जो तेल की, तो एक बात समझ लीजिए कि आदरणीय मोदी जी ने सिर्फ जनता के लिए नहीं बोला है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सारी सरकार, आप देख रहे हैं कि सारी सरकार, सारे मंत्रियों ने अपनी अपनी जो उनका लाव लश्कर है वो हटा दिया है। सरकारी तंत्र की 70 से 80% गाड़ियां हटा दी गई हैं। यानी कि खुद सरकारें, खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने तेल के खपत में 70 से 80% तक कटौती करने का प्रयास कर रहे हैं। यह उदाहरण है जनता के लिए, जिससे कि जनता तेल में भी बचत करे, सोना खरीदारी में कमी करे, जिसके चलते राष्ट्र के लिए यह सिर्फ राष्ट्र की बचत नहीं है। यदि आप अपना पेट्रोल बचाते हैं तो राष्ट्र की तो बचत है ही, लेकिन सबसे पहले वो पैसा आपकी जेब में बचता है। आज की डेट में हम आप जानते हैं कि पब्लिक से जितनी हर जगह मेट्रो है, कोई आदमी मेट्रो की जगह जब देखे गाड़ी निकाल के चल देता है। अगर हमारे नेतृत्व के आदरणीय मोदी जी फ्रंट पे खेलने वाले आदमी हैं, उन्होंने स्वयं आकर के आह्वान कर दिया, ये प्रधानमंत्री बड़ा कम करते हैं, बड़ा गट्स चाहिए, इसके लिए रिस्क लेने का जज्बा चाहिए, उन्होंने कर दिया। आज मेट्रो का यूज, परिवहन, जो सार्वजनिक परिवहन का यूज बहुत ज्यादा होने लगा है। ये आदरणीय मोदी जी के सम्मान में हम आप देख रहे हैं कि गोल्ड की परचेजिंग रुक चुकी है। ये सब मोदी जी का प्यार, उनके प्रति विश्वास, उनके राष्ट्रवाद के प्रति विश्वास, उनके राष्ट्र के विकास के प्रति विश्वास, इसके कारण हो रहा है। विपक्ष की बुद्धि कुंद हो चुकी है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब क्या करे, क्योंकि विपक्ष को तो यह लगा था कि जैसे यह इतनी बड़ी आपदा जो आ रही है, इस आपदा में तो भाजपा का ये जो है, और देश में इतनी महंगाई आ जाएगी कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वो देख रहे करे, ये तो नरेंद्र मोदी जी आकर के इतना बढ़िया इन्होंने रास्ता निकाल दिया कि अब तो देश, भारत और प्रगति जैसे कर रहा है वैसे ही करता रहेगा, देश का विकास रुकेगा ही नहीं, देश का विकास बाधित नहीं होगा। तो ये इनको लग रहा है कि इनके किस्मत से जो ललचाया हुआ, ये चाह रहे थे कि यहां पे कुछ गिर जाए, तो बिल्ली के किस्मत से इस बार कांटा नहीं फूटा है। इतनी सी बात है, इनका मानसिक दिवालियापन है ये। जी, जैसे आपने इतनी चीजें बताई, अभी बार बार विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी ने कहा है, महिलाओं को, लोगों से कहा, अपील किया है कि 1 साल तक सोना ना खरीदें, सोना के क्रय न करें। और ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग, मोदी जी महिलाओं का सम्मान और नारी वंदन की बात करते करते आज महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। देखिए, जो भारत की महिला है वो विपक्ष को नहीं पता है, वह रानी लक्ष्मीबाई है, वह जौहर करने वाली पद्मिनी है, वह पूरे भारत के अंदर महिलाओं का सती सावित्री से लेकर के और हमारी रानी लक्ष्मीबाई से लेकर के आज तक जो महिलाओं का यहाँ पे समर्पण और त्याग का इतिहास रहा है। किस दुनिया में ये विपक्ष न वो भारत की संस्कृति को जानता है, न भारत के जो महिलाओं के भविष्य को जानता है, न उनका इतिहास जानता है। जानते ही क्या है ये लोग? भारत की जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से ज्यादा राष्ट्रवादी होती हैं, पुरुषों से ज्यादा कुर्बानी देने वाली होती हैं, पुरुषों से ज्यादा समर्पण करने का इतिहास उनका रहा है। और यह पहली बार हुआ है कि मोदी जी के आह्वान पे महिलाओं ने सोना के खरीद की जगह पे सीधे नगद रकम एफडी देना चालू कर दिया है। यह बहुत बड़ी बात है कि भारत की जनता ने मोदी जी की अपील को स्वीकार किया है। सोनार जिनका व्यापार प्रभावित हो रहा है वो रो के कह रहे हैं कि हाँ, मेरा व्यापार प्रभावित हो रहा है, लेकिन राष्ट्रहित में हम कुछ भी कर लेंगे, पर राष्ट्रहित में पीछे नहीं रहेंगे। तो भारत अब एक यूनाइट हो चुका है, विकास के रास्ते पे चल पड़ा है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और पूरा भारत का प्रत्येक महिला पुरुष सभी आदरणीय मोदी जी पे भरोसा करते हैं। और आप देखिएगा हमारी जो विकास की जो यात्रा है यह कतई प्रभावित नहीं होगी। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग तीसरी अर्थव्यवस्था बन के रहेंगे। क्या लगता है कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपील किया, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, तमाम ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने काफिले की आधे से ज़्यादा गाड़ियां कम कर दिए हैं। कई ऐसे मंत्री हैं, विधायक हैं जो आज मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं, ई रिक्शा। इवन महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, वो मोटरसाइकिल से अपने ऑफिस जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि सिर्फ जो सत्ता में है, जो सरकार में है,
खास करके बीजेपी के लोग जो हैं, जो भारत के 22 राज्यों में इस समय आप लोगों का शासन है, ये उन लोगों की जिम्मेदारी है या भारत के सभी पार्टियों की जिम्मेदारी है, सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि वो सभी से निवेदन करे या वो भी इस बात को फॉलो करे कि क्योंकि ये वैश्विक समस्या है और ये भारत के लोग जिस तरीके कोरोना काल में सभी लोग लड़ के और उस महामारी से जीते थे, इस वैश्विक समस्या से भी भारत निजात पा सकेगा। बहुत अच्छी आपने बात कही कि वास्तविक रूप से ये सिर्फ मोदी सरकार, योगी सरकार या भाजपा सरकार का दायित्व नहीं, बल्कि पूरे भारत के प्रत्येक राजनीतिक दल, प्रत्येक संस्थान, प्रत्येक इंडिविजुअल व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि इस वैश्विक आपदा का प्रभाव भारत के ऊपर न्यूनतम करना या उस प्रभाव से, उस आपदा से बचना। लेकिन यह एक बड़प्पन की बात है कि आदरणीय मोदी जी ने स्वयं आगे आकर के उन्होंने इनिशिएट लिया, उन्होंने अपने से लेकर के और सभी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, राजनेता, जो भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी तेल कटौती करके आम आदमी को यह संदेश दे रहे हैं कि आप भी अनुकरण करते हुए तेल की कटौती करिए। और यह एक राष्ट्र का सम्मान का, अस्तित्व का, उसके विकास का, हमारी पहचान का, इन सब का विषय है। यह एक वैश्विक आपदा है जिसमें ना हम ईरान के साथ हैं, ना ही हम अमेरिका के साथ हैं। यह दो अलग देश लड़ रहे हैं, एक वैश्विक आपदा है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा यह है कि हम लोग तेल के प्रोड्यूसर नहीं है, पैदावार करने वाले नहीं हैं, इसलिए हम मजबूरी में इस आपदा में फंसे हुए हैं। हमको इस आपदा से निकलना है। आदरणीय मोदी जी, भाजपा सरकार जो कुछ भी कर सकती है, चाहे वो एथेनॉल की ज्यादा से ज्यादा ब्लेंडिंग कराना हो, चाहे खर्चे में कटौती करना हो, सभी प्रकार के मानदंडों का प्रयोग करते हुए इस आपदा से बहुत शानदार तरीके से निपटने की कोशिश कर रही है। और जनता का साथ मिलने के कारण अब यह तय हो गया है कि इस वैश्विक आपदा का भारत की जनता, भारतीय जनता पार्टी, भारत की जनता, भारत की सरकार शानदार मुकाबला करेगी। और जनता को यह पूरा विश्वास इस बात पर है। क्या लगता है कि भारत की जनता ने अभी से ही इसका असर तो आप देखने के लिए सड़कों पे मिल रहा है, लोग कम से कम अपनी गाड़ियों को यूज कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज कर रहे हैं, लोग ऑटो में, ई रिक्शा में, मेट्रो में सवारियां कर रहे हैं। क्या लगता है भारत को, विपक्ष को भी सामने इस समय सड़कों पे आके लोगों को समझाना चाहिए, वो अपने जो उनके समर्थक हैं, जो उनकी फैन बेस है, जो उनके कार्यकर्ता हैं, खास करके जो राहुल गांधी हैं, जो देश की बड़ी पार्टियां हैं, देश की विपक्षी पार्टियां हैं, जो भारत के कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो राजनीतिक दल हैं, क्या लगता है अगर सब कोई एक साथ इस वैश्विक समस्या पे अगर साथ खड़ा हो जाए तो क्या भारत इस लड़ाई को नहीं जीत पाएगा? देखिए, भारत इस लड़ाई को हर हाल में जीतेगा, चाहे विपक्ष साथ में खड़ा हो या विपक्ष साथ में खड़ा ना हो। विपक्ष भारत की जनता से युद्ध लड़ रहा है, वो किसी भी कीमत पे। दरअसल विपक्ष में चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, सभी लोग, पूरा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के बजाय वो भारत की जनता से लड़ रहे हैं, वो भारत राष्ट्र से लड़ रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी को बर्बाद करने की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो भारत के राष्ट्र, भारत की जनता की बर्बादी का प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष की ये मक्कारी है जिसकी सजा उत्तर प्रदेश की जनता इसलिए देगी कि वो समझ रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े आपदा में भी विपक्ष अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और वह लोगों को भटकाने का, बरगलाने का, बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहा है। परंतु जनता जागरूक हो चुकी है, वो विपक्ष के ना बहकावे में आएगी, ना भटकावे में आएगी, और विपक्ष को उनके कृत्यों, उनके कुकर्मों की सजा देगी। और पूरी तरीके से जनता आदरणीय मोदी जी के साथ पूरी ताकत से खड़ी है और हम इस वैश्विक आपदा से निकल लेंगे। यह जनता, पूरी सरकार, सभी को यह भरोसा है। क्या लगता है आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में, आने वाले जो लोकसभा चुनाव होगा भारत का, इन सब चीज़ों का असर देखने को मिलेगा उन चुनावों पे? देखिए, जनता बड़ी जागरूक होती है और विपक्ष अखिलेश यादव जी को या चाहे वो कांग्रेस को, जो जनता को बेवकूफ़ कांग्रेस और सपा समझती है, तो ये वो बेवकूफ़ हैं, क्योंकि जनता समझदार है। जनता हर बात को समझ रही है कि ये वैश्विक आपदा हो, इतना शानदार, जिस तरीके से चाहे नोटबंदी रही हो, चाहे वहाँ से लेके GST लाना रहा हो, चाहे वहाँ से कोविड जैसी बड़ी महामारी का सामना करना रहा हो, चाहे आज की डेट में इस वैश्विक महामारी का सामना हो,
प्रत्येक जब भारत की जनता को, भारत के राष्ट्र को जब एकजुट होने की जब भी जरूरत पड़ी, जब भी कोई भारत की जनता ने, कि भारत की सरकार ने कोई बड़ा नया मुकाम हासिल करने के लिए कुछ बड़ा लक्ष्य लेके चले हैं, तो उस लक्ष्य में सबसे बड़ी बाधा बनने वाले ये विपक्ष हैं, स्पेशली राहुल गांधी कांग्रेस, अखिलेश यादव सपा समेत के सारे लोग हैं। यही कारण है कि भारत की जनता बंगाल से लेके बिहार से लेके पूरे देश भर में इन विपक्ष के लोगों को मार मार भगा रही है, उस सत्ता से बाहर कर रही है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की जगह भारत की जनता और भारत से जंग लड़ रहे हैं, इसीलिए जनता इनको मार के भगा रही है। और आगे भी 27 में इसी प्रकार का परिणाम, यही ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। समाजवादी पार्टी तो ये कह रही है 2027 में भाजपा की छुट्टी होने वाली है और उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया हो जाएगा, कहें तो सुपड़ा साफ हो जाएगा, वो लोग ऐसा कह रहे हैं। सिर्फ इतना पूछ लीजिए कि वोट क्या वो पाकिस्तान से लाएंगे कि बांग्लादेश से लाएंगे? वोट कहां से लाएंगे? जब उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 15 से 18-19% ही मुस्लिम है, तो वो अगला 2% भी वोट क्या आसमान से ला देंगे? छोटी सी समझ नहीं आ रही उनको कि हर जगह पे सिर्फ YM समीकरण अब खत्म हो चुका है। आप YM अगर 100% भी कर लेंगे तो भी कितना? आप 25%, 26%, एक खाता। अब बता दें अखिलेश यादव अपने दिल पे हाथ रख करके कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी 10 ऐसी विधानसभा का नाम बता दे जो यादव मुस्लिम अकेले वहां से सरकार बनाने में, विधायक बनाने में सक्षम हो जाएं, कितनी सीट पा जाएंगे? 5, 10, 20, 50? अब 50 सीट समाजवादी पार्टी 50 सीट क्रॉस नहीं कर सकती है, क्योंकि यह तय हो गया है कि हिंदू जग गया है और हिंदू एकजुट हो गया है, और ये लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की वो पराकाष्ठा क्रॉस कर चुके हैं कि जो ये चुनाव होने वाला है वह सिर्फ एक तरफ उत्तर प्रदेश का विकास, एक तरफ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था होगी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार द्वारा जारी कानून व्यवस्था और विकास, ये एक मुद्दा रहेगा, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव और विपक्ष का फैलाया हुआ भ्रमजाल, भटकाव, यह जो ये जनता के विरोधी बयान, विरोधी कार्य, जनता को भटकाने का जो कार्य कर रहे हैं, दूसरी तरफ रहेगा। हम लोगों ने देखा था कि 22 में इन लोगों ने किसान आंदोलन से लेके, गायों से लेकर के कितने बड़े बड़े मुद्दे उठा करके भीषण तरीके से माहौल खराब किया, ऐसा साबित किया कि जैसे जनता खिलाफ है, परंतु जनता ने जो है इतना प्रचंड बहुमत 22 में देकर के योगी जी को और बीजेपी की सरकार बना के उन्हें समझा दिया कि भटकाने का टाइम अब खत्म हो चुका है, अखिलेश जी बहकाने का टाइम अब खत्म हो चुका है, अब कानून व्यवस्था और विकास के नाम पे ही वोट पड़ेगा, और वोट सिर्फ भाजपा और योगी जी को पड़ेगा। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि हम PDA की बात करते हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के साथ हम सत्ता में आने वाले हैं 2027 के विधानसभा चुनाव में। बिल्कुल नहीं। पहली बात तो ये कि अखिलेश यादव जी को खुद ही नहीं पता है PDA है क्या। कभी P से पिछड़ा होता है, कभी P से पंडित हो जाता है, कभी P से पागल हो जाता है, कभी D से कुछ हो जाता है, कभी A से अल्पसंख्यक हो जाता है, कभी A से अगला हो जाता है। तो PDA पे कुछ भी बोलने करने से पहले आदरणीय अखिलेश जी थोड़ा सा होश में आके पहले PDA बता तो दो। जनता पागल हो चुकी है कि क्या है PDA। ये पिछड़े P से पिछड़ा है कि P से पंडित जी हैं, A से अगड़ा है कि A से अल्पसंख्यक है। सबको ठगने का नाम, धोखा देने का नाम ही PDA है। PDA माने धोखा देने का काम, PDA माने भ्रम फैलाने का काम, PDA माने भय फैलाने का काम, PDA माने भटकाने का काम। तो अब जनता भटकने और भटकाने से दूर होकर के विकास और कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए योगी जी की और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध हो चुकी है। क्या लग रहा है आपको 2027 में भारतीय जनता पार्टी फिर वापसी करेगी? वापसी तो करेगी ही, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह होगी कि वो बहुमत होगा जो आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। इतना प्रचंड भाजपा बहुमत पाने जा रही है, और ये आंकड़ा मैं अभी से गारंटी दे रहा हूं, 325 से लेकर के 350 सीट के बीच में भारतीय जनता पा करके सरकार बनाएगी, क्योंकि यह 27 का चुनाव भाजपा का ऐतिहासिक विक्ट्री का है। क्योंकि बहुत शानदार जो हमारा 9 सालों का 10 सालों का कार्यकाल होने जा रहा है, जनता उसको स्वागत करके उसे आगे बढ़ाने के लिए जा रही है। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, जिनसे हमने तमाम मुद्दे पर चर्चा किया है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें द न्यूज़पेपर के साथ। मैं सागर, लखनऊ से।